हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 10। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, क्या तुम आज रात आओगी? हालांकि मैंने ऑलरेडी डॉगलास से तय कर लिया है कि मैं आज रात पेंट हाउस आऊंगी ग्रॉसरीज लेकर और सफाई करने के लिए। वो हमेशा एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए तस्दीक करता है। वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उनको देखते हुए मैं हमेशा फ़ौरन जवाब देती हूँ, हाँ मैं वहाँ होंगी। आज मेरी कोई क्लास नहीं है, इसलिए मेरा दोपहर का वक्त गैरिक्स के लिए शॉपिंग करने में गुजरेगा। फिर उनके घर जाकर उनकी नज़र न आने वाली गंदगी साफ करूंगी और रात का खाना पकाऊंगी। मुझे उनके घर काम करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मुझे रूटीन का पता है। शॉपिंग लिस्ट मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे मैनहट्टन जाना पड़ेगा सब कुछ लेने के लिए जो उन्हें चाहिए। ब्रॉक ने मुझसे कहा कि मैं कल रात उसके पास रुक जाऊं, और मैं वाकई अक्सर उसके अपार्टमेंट में रात गुजारती हूँ क्योंकि वो पेंट हाउस के बहुत करीब रहता है और कॉलेज के भी काफ़ी करीब है। लेकिन यही वजह है कि मुझे मना करना चाहिए। अगर मैं उसके घर और ज़्यादा रुकने लगी तो ये तो ऐसा होगा जैसे मैं उसके साथ ही रहने लगी हूँ, और ये मैं नहीं कर सकती। अभी नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं उससे सब कुछ सच नहीं कह देती। वो इस कदर तो राइट रखता है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि अगर ब्रॉक को सब कुछ पता चल गया तो वो गुस्से में आकर मुझे फौरन छोड़ देगा। और मुझे इस बात का और भी ज़्यादा डर है कि जब उसके अमीर अपर क्लास पेरेंट्स को सब कुछ पता चलेगा तो वो उसे मना कर देंगे कि वो मेरे साथ रहे। ब्रॉक परफेक्ट है, उसका खानदान परफेक्ट है, और मैं इतनी दूर हूँ परफेक्शन से कि सोच भी नहीं सकती। मेरा पिछला रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, और किसी तरह मुझे लगता है वो मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब था। मुझे नहीं पता कि इस बात का क्या मतलब है कि मेरा परफेक्ट मैच एंजो अकार्डी जैसा शख्स था। एंजो और मेरा ताल्लुक 4 साल पहले दोस्ती से शुरू हुआ था, जब मेरा एक काम अचानक ख़त्म हो गया था। मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए उस वक्त उसका दिया गया सहारा मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। हम इतना ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगे कि लगभग अपना हर फुर्सत का लम्हा एक दूसरे के साथ बिताने लगे। और सिर्फ यही नहीं, हमने मिलकर लगभग दर्जन औरतें उनके अब्यूजिव रिश्तों से निकालने में मदद की। अक्सर तो सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते थे, लेकिन कभी कभार हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता था। एंजो के पास कनेक्शंस थे, वो नई आईडी बनवा सकता था, ऐसे बर्नर फोन्स ले सकता था जो ट्रेस नहीं हो सकते थे, और दूर के शहरों के लिए प्लेन टिकट्स अरेंज कर लेता था। हमने कई औरतें उनके टॉक्सिक रिलेशन से निकाले हैं, बिना किसी वायलेंस के। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो कुछ दफ़ा मामला थोड़ा गंदा भी हो गया था। मैं और एंजो इस बात पर मुत्तफिक थे कि उन बातों का दोबारा जिक्र नहीं होगा। हमने वो किया जो हमें करना था। एंजो ही था जिसने मुझे वापस कॉलेज जाने के लिए कहा, सोशल वर्क की डिग्री लेने के लिए कहा। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो मुझे एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ धकेल रहा है जो मुझे कभी पॉसिबल नहीं लगती थी। मेरे जेल के रिकॉर्ड के बावजूद भी मैं एक सोशल वर्कर बन सकती थी, अपनी पसंद का काम कानून के अंदर रहकर कर सकती थी। ब्रॉक कहता है कि मैं और वो अच्छी टीम है। शायद ये सच हो, लेकिन मैं और एंजो वाकई एक टीम थे। हम साथ काम करते थे, एक मिशन था हमारा। और इसके साथ साथ वो मेहरबान था, जज्बाती था और बहुत ज़्यादा हॉट भी था। खासकर वो आखिरी बात। जितनी भी कोशिश की कि मैं सिर्फ उसकी दोस्त रहूं, उसके ज़ाहिरी हुस्न को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। उस वक्त मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि मैं उस पर क्रश डेवलप कर रही हूँ। फिर एक रात मैं उसके अपार्टमेंट में थी। हम दोनों ने फेवरेट रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो कि वैसे भी सबसे सस्ता था। पिज़्ज़ा पे हमारा फेवरेट टॉपिंग था पेपरोनी और एक्स्ट्रा चीज़। मुझे याद है एंजो ने अपनी बियर की बॉटल से एक लंबा घूंट लिया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। दिस इज़ नाइस, उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, इट इज़ नाइस। उसने अपनी बियर कॉफ़ी टेबल पर रख दी। जितने घरों की सफाई मैंने की थी, मुझे हमेशा थोड़ी-सी खुशी होती थी जब कोई कोस्टर के बिना कुछ रख देता था। मुझे तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना अच्छा लगता है, मिली। मुझे मर्दों के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जिस तरह एंज़ो मुझे देख रहा था, उसमें कोई शक नहीं था। और अगर कहीं अंदर मेरे दिल में कोई शक रह भी गया था,
تو وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب اس نے جھک کر مجھے ایک لمبی گہری کس دی، ایسے کس جو مجھے لگتا ہے میں سالوں تک اپنے خوابوں میں محسوس کرتی رہوں گی۔ جب ہمارے ہونٹ الگ ہوئے تو اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، شاید ہم زیادہ وقت ساتھ گزاریں۔ میں اور کہہ بھی کیا سکتی تھی سوائے ہاں کہ کوئی بھی عورت اینزو اکارڈی سے ایسی ریکویسٹ کو منع نہیں کر سکتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اینزو کو ایک تھوڑا فلرٹ سمجھتی تھی، لیکن اس پہلی کس کے بعد اس کی نگاہ میں صرف میں تھی۔ ہمارا رشتہ بہت تیزی سے آگے بڑھا، لیکن سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ چند ہفتوں میں ہم ہر رات ساتھ گزارنے لگے اور پھر ہم نے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں ایک دم سے کلک کر گئے تھے۔ کالج اور اینزو کے ساتھ ریلیشن شپ کے درمیان میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوش تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے جس دن سب کچھ بکھر گیا۔ ہم دونوں اپنے صوفے پر بیٹھے تھے، وہ صوفہ جو اینزو نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا، لیکن اب بھی کافی ٹھیک تھا۔ صرف ایک داغ تھا جس کا ہمیں اصل ریزن کبھی نہیں ملا، لیکن ہم نے وہ کوشن الٹا کر دیا تھا تو سب ٹھیک تھا۔ اس کا مضبوط بازو میرے کندھے کے ارد گرد تھا اور ہم دی گاڈ فادر 2 دیکھ رہے تھے، کیونکہ اینزو کو یہ سن کر شوق لگا تھا کہ میں نے کبھی ٹرائلوجی نہیں دیکھی تھی۔ اس کلاسک ملی۔ میں اس سے چپک کر بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش ہوں، اور یہ بھی کہ میرا بوائے فرینڈ رابرٹ ڈے نائرو سے زیادہ ہاٹ ہے۔ پھر اس کا فون بج گیا۔ آنے والی بات چیت پوری اٹالین میں تھی اور میں کان لگا کر کچھ الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، میلیٹا۔ میں نے آخر کار اپنے فون میں ٹائپ کیا اور ٹرانسلیشن آئی، بیمار۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے مجھے سب بتایا، اس لہجے میں جو اکثر تب ابھر آتا جب وہ ٹینشن میں ہوتا یا ناراض۔ اس کی ماں کو اسٹروک آیا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھی، اسے واپس سسلی جانا تھا کیونکہ اس کے باپ اور بہن دونوں گزر چکے تھے اور ماں کے پاس اب صرف وہی بچا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ اس نے مجھے کبھی کہا تھا کہ وہ کبھی واپس گھر نہیں جا سکتا۔ اس نے کبھی کسی بہت طاقتور آدمی کو اپنے ہاتھوں سے مار مار کر آدھا موت کے قریب پہنچا دیا تھا اور اب اس کے سر پر انعام رکھا گیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم وہاں واپس نہیں جا سکتے، میں نے اسے یاد دلایا۔ تم نے کہا تھا وہاں برے لوگ ہیں جو تمہیں مار دیں گے اگر تم گئے، کیا یہی نہیں کہا تھا تم نے؟ ہاں ہاں، اس نے کہا، لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا۔ وہ برے لوگ، ان کا کام دوسرے برے لوگوں نے تمام کر دیا۔ میں کہہ بھی کہہ سکتی تھی، میں اپنے بوائے فرینڈ کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے نہ ملے جبکہ اسے ابھی ابھی اسٹروک آیا تھا۔ تو میں نے اسے جانے کی اجازت دی اور وہ اگلے دن اپنی ماں سے ملنے چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ تک گئی تھی اور سیکیورٹی گیٹ سے گزرتے وقت اس نے مجھے 5 منٹ تک کنٹینیوسلی کس کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد واپس آئے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مجھے یقین ہے اس کا ارادہ لوٹنے کا تھا، وہ مجھے جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں ہم ہر رات فون پر بات کرتے تھے اور کبھی کبھی تو باتیں کافی انٹیمیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ فون پر دھیمی آواز میں کہتا تھا کہ وہ مجھے کتنا مس کرتا ہے اور ہم بہت جلد پھر ساتھ ہوں گے، لیکن جیسے جیسے اس کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی، یہ ظاہر تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا اور اس کی ماں یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا، میں نے نہ اس کو چھوا نہ اس کا چہرہ دیکھا۔ تب میں نے سیدھا پوچھا، سچ بتاؤ تم کب واپس آ رہے ہو؟ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے نہیں پتا، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا ملی، اور میں ہمیشہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے اداسی سے کہا، اور پھر میں سمجھ سکتا ہوں جو تمہیں کرنا پڑے۔ اور بس وہی تھا ہمارا آخری لمحہ، ہمارا رشتہ وہیں ختم ہو گیا، اتنی آسانی سے۔ تو جب چند مہینے بعد براک نے مجھے ڈیٹ پہ بلایا تو منع کرنے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ اینزو کے ساتھ میری زندگی کسی فلم کی طرح تھی، ایک تھرلنگ ایڈونچر، لیکن اب میں اس زندگی کی طرف بڑھ رہی ہوں جو پرفیکٹ اور نارمل ہے، اور جو کبھی مجھے ممکن نہیں لگتی تھی۔ براک کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا جو 24 گھنٹوں میں فیک پاسپورٹ بنا دے۔ اگر میں اس سے ایسی ریکویسٹ کروں تو شاید وہ مجھے دیکھ کر شاک ہو جائے۔ اینزو ہر چیز کے لیے کسی کو جانتا تھا، یہی تو اس کا کیچ فریز تھا جب میں اس سے کسی مشکل کا حل پوچھتی تھی، آئی نو اے گائے۔ اور اب میں سب سے منڈین کام کر رہی ہوں، گروسری شاپنگ۔ لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ڈاگلاس کیرک کے دیے گئے گروسری لسٹ میں کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ میں جب صبح ڈاگلاس کا بھیجا ہوا پہلا آئٹم چیک کرتی ہوں تو لٹرلی چیخ نکل جاتی ہے، بوتھاس ہینڈ، فڈل ہیڈز
कोका मेलॉन, पोहा बेरीज। मैं कसम खाकर कहती हूँ ये नाम डॉगलास ने शायद अभी अभी सोच के लिख दिए हैं। कोका मेलॉन, ये कोई असल चीज है भी? पूरा नाम ही झूठा लगता है। ग्रॉसरी लिस्ट को कस के पकड़े हुए मैं अपना जैकेट उठाती हूँ और सीढ़ियों से नीचे की तरफ चल पड़ती हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मुझे कोका मेलॉन ढूंढने में कितना वक्त लगने वाला है, या ये भी समझने में कि कोका मेलॉन होता क्या है। इसलिए बेहतर होगा कि मैं खुद को थोड़ा ज्यादा वक्त दूं। जब मैं ग्राउंड फ्लोर की लैंडिंग पर पहुंचती हूँ तो लगभग सीधा उस आदमी से टकरा जाती हूँ जो बिल्कुल मेरे नीचे वाले फ्लैट में रहता है। बिल्कुल नीचे, वही जिसके बाएं बाहों के ऊपर एक गहरा निशान है। उसे देखते ही मेरी रगों में एक अजीब सी सनसनी सी दौड़ जाती है। हे, वो मुस्कुराता है। उसके बाएं दांत में एक सोना लगा हुआ टूथ है, बिल्कुल जोए पैसी जैसा। होम अलोन में, मेरी बचपन की फेवरेट मूवी। जल्दी में हो? हाँ, मैं एक माजरत भरी मुस्कुराहट के साथ कहती हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, वो कहता है। मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। मैं जेवियर हूँ वैसे। नाइस टू मीट यू, मैं कहती हूँ, लेकिन जानबूझकर अपना नाम नहीं बताती। मिली, राइट? तो ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। मेरे पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये शख्स ना सिर्फ ये जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, बल्कि मेरा नाम भी जानता है। और पॉसिबल है कि उसे मेरा लास्ट नेम भी पता हो। मेल बॉक्सेस से तो आसानी से पता चल जाता है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी लगता है शायद ये सब मेरा वहम हो, लेकिन इस वक्त मैं इतनी पुरसुकून नहीं हूँ। जेवियर को मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा ही पता है। क्या पॉसिबल है कि वो ही हो? गॉड, अभी मैं इस पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकती। ये ख्याल ही काफी डरा देने वाला है कि साउथ ब्रॉन्क्स की गलियों में चलना बिना इस सोच के कि वो आदमी जो मेरे नीचे रहता है मुझे स्टॉक कर रहा हो। शायद मुझे ब्रॉक का ऑफर मान लेना चाहिए था कि मैं उसके साथ मूव हो जाऊं। अगर मैं अपर वेस्ट साइड शिफ्ट हो गई तो शायद जेवियर मुझे तंग ना करे। अगर नहीं भी, तो डोरमैन के छोटे से सूट और टोपी वाले को देखकर वो शायद पीछे हट जाए। उस डोरमैन की टोपी बूमरैंग जैसी लगती है। मुझे लगता है वो उन्हें वैसे ही यूज करते होंगे अगर जरूरत हो। आज क्या कर रही हो? जेवियर मुझसे पूछता है। मैं एग्जिट की तरफ चल पड़ती हूँ। बस थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग। ओह हाँ, क्या तुम्हें कंपनी चाहिए? नहीं शुक्रिया। जेवियर ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ और कहना हो, लेकिन मैं उसे कोई मौका नहीं देती। मैं उसे धक्का देकर डोर से बाहर निकल जाती हूँ। चाहे मैं ब्रॉक के साथ रहने जाऊं या नहीं, शायद मुझे जल्दी मूव करना पड़ेगा। इस आदमी के आसपास रहना मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। मेरा दिल कह रहा है कि वो उस टाइप का बंदा है जो नो नहीं समझता।